Welcome all my dear online students. So in the previous session we have started our new topic thermochemistry and we have discussed the basic concepts की किस तरह से हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और बेसिक थीम क्या है उस पर्टिकुलर टॉपिक की. एंड इन टुडेज सेशन आई होप आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे अपने, ठीक है ना. अब टुडेज सेशन विल स्टार्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस कि अलग अलग टाइप की कौन कौन सी हीट ऑफ रिएक्शंस है हमारे पास जो वेल नोन फेमस है, जिन्हें हमें ध्यान भी रखना है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ हीट बोलो, एंथैल्पी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है. क्योंकि जनरल टर्मिनोलॉजी तो एंथैल्पी है, बट हमें पता है कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर अपने आप ही एंथैल्पी हो जाती है. और इसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारा दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अब हमें डेफिनेशंस पर चलना है, उन्हें समझना है कि क्या है. होने को तो दुनिया के हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ हीट का एक्सचेंज होगा, बट जो वेल नोन फेमस हैं पहले उनकी डेफिनेशन हमें याद रखनी. और इसमें पहली है आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. फॉर्मेशन का मतलब है आपको जिसकी भी बात करी जाए उसे बनाना है, फॉर्म करना है, मतलब बनाना है, ठीक है ना. इसलिए अभी तक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का जो सिंबल हमारा डेल्टा एच आर था, अब हमारे लिए सिंबल डेल्टा एच एफ हो गया, ठीक है. और दूसरा चीज़ जो मैंने स्ट्रिक्टली आपसे लास्ट सेशन में ही बोल दिया था कि IUPAC ने फिक्स कर दिया है, अनलेस अदरवाइज मेंशन, आप हमेशा कुछ नहीं बोला जाए तो एक मोल की ही बात करोगे. तो अगर इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन बोली जाए तो इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन होगी हमारा enthalpy change when 1 mole of substance is formed. Enthalpy change when 1 mole of substance is formed. एक मोल बनाना है from its constituents elements, from its constituent elements which एलिमेंट से बनाना है. सबसे पहली चीज़ इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ये था, क्योंकि जब तक आपने रिएक्शन सही नहीं लिखी तब तक आपका कोई भी काम सही होने वाला नहीं है ना. तो एलिमेंट से बनाना है और एलिमेंट्स अपनी किस कंडीशन में होनी चाहिए, विच शुड बी in their standard state or reference state, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट और रेफरेंस स्टेट, ठीक है ना. तो ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है. तो डेफिनेशन हो गई आपकी कि एलिमेंट से बनाना है और एलिमेंट्स हमेशा अपने स्टैंडर्ड या रेफरेंस स्टेट में होना चाहिए, ठीक है. तो स्टैंडर्ड, अब ये पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड और रेफरेंस स्टेट का मतलब क्या है. स्टैंडर्ड ऑब्लिक रेफरेंस स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट, standard state or reference state of any element is either its most stable form. स्टैंडर्ड या रेफरेंस स्टेट किसी भी एलिमेंट की जो होगी वो either its most stable form, जो इस जितने भी फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, या फिर मोस्ट एबंडेंट फॉर्म, या फिर मोस्ट एबंडेंट फॉर्म. इन दोनों में से कोई एक फॉर्म को हम लोग रेफरेंस या स्टैंडर्ड स्टेट मानेंगे, या तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो या मोस्ट एबंडेंट फॉर्म, ठीक है ना. सीधे मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको जेई का पुराना जो क्वेश्चन था उससे क्लियर करूँगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग में कुछ
रिएक्शंस लिख रहा हूँ आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डेल्टा HFCO2। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कन्फ्यूज़न दूर करना, सिम्बल्स को समझना। जैसे कई बार आपको इसमें नॉट लिखा हुआ भी मिल सकता है, ठीक है ना। अगर नॉट लिखा हुआ मिल रहा है तब उसका नाम मीनिंग हो जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो हमें उससे कंफ्यूज नहीं होना है। डेफिनेशन अगर मैं आगे स्टैंडर्ड भी डाल दूँ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो यहाँ पर डेल्टा H0F हो जाएगा, ठीक है ना। तब डेफिनेशन पूरी यही रहेगी, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड, ठीक है ना, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन from its constituent elements which should be in their standard state or reference state। बस स्टैंडर्ड वर्ड आ जाएगा। एंड इन थर्मोडायनेमिक्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्टैंडर्ड स्टेट जो होती है टेम्परेचर के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट अगर नहीं मेंशन है तो 298 केल्विन अकॉर्डिंग टू NCERT बुक, क्योंकि वो बुक तो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, उसे हमें पूरी तरह से माइंड में क्लियर रखना है। एक एक पॉइंट उसका आपको क्लियर होना चाहिए टू obtained a good rank in JEE, to obtained a good marks, good score in CBSE। तो NCERT बुक तो आपके लिए मस्ट है, ये चीज़ मैं आपसे बार बार बोल चुका हूँ। और रही बात अगर गैस होगा तो उसका पार्शियल प्रेशर 1 बार हो, कोई सॉल्यूशन हो बेटा एक्वस फॉर्म में तो उसमें सॉलिड का कंसनट्रेशन 1 मोलर हो, और सॉलिड और लिक्विड्स के लिए उनका प्योर फॉर्म एट 1 बार प्रेशर। तो इसलिए ये नॉट लगते ही कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इस चैप्टर में सिंबॉलिक फॉर्म में ही बच्चा उलझ के रह जाता है, ठीक है ना। फॉर्मूलों में उलझ के रह जाता है, डेफिनेशंस में उलझ के रह जाता है, उन्हें क्लियर कट आपको माइंड में सेट करना है। मान लीजिए मैं आपको 4 अलग अलग रिएक्शन दे रहा हूँ। CH4 गैस प्लस 2 O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस 2 H2 लिक्विड, ठीक है ना। अब इसमें देखिए CO2 बन ही रहा है। ऑप्शन बी में मैंने आपको दे दिया CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। सपोज करो ऑप्शन सी में मैंने आपको दे दिया C ग्रेफाइट प्लस O2 गैस। लास्ट सेशन में हम बात कर चुके हैं कि हमें थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखने के लिए हर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को मेंशन करना ज़रूरी है, और इनफैक्ट अब उसका एलोट्रोपिक फॉर्म भी मेंशन करना ज़रूरी। हाँ, एक बार मैं समझा दूँ, उसके बाद इसमें भी एक शॉर्टकट हम लोग यूज़ करेंगे। C डायमंड प्लस O2 गैस गिव्स यू CO2 गैस। मान लीजिए, चलिए मैं एक आधी और लिख लेता हूँ बेटा टू मेक योर कॉन्सेप्ट सो मोर क्लियर, कि हमने Na2CO3 एक्वस की रिएक्शन 2HCl एक्वस से करवा दी, ठीक है, और उससे आपको 2 NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस। क्योंकि व्हेन आई वॉज स्टूडेंट, ये मैं आपसे बार बार बोल चुका हूँ, जैसे सास भी कभी बहू थी वैसे ही टीचर भी कभी स्टूडेंट था। तो मैं भी स्टूडेंट था, मैंने भी JEE की तैयारी करी, JEE की एग्ज़ाम आपकी क्वालिफाई करी, उसी के बाद मुझे IIT में एडमिशन मिला। और जब मैं तैयारी करता था तो आई हैव शायद 1-2 बार मैं आपको पहले भी कहानी बता चुका हूँ कि मेरे केमिस्ट्री के टीचर ने, है ना, केवल हमें फार्मूले बता के काम चला दिया था। क्योंकि मैं आज से आपको लगभग 21 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 22 साल पुरानी, 22 ईयर्स बैक। तब इतना लेवल नहीं था बेटा, है ना। आज तो स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, कोचिंग काफ़ी ज़्यादा सिस्टमाइज हो चुकी है कि बच्चों को एक एक चीज़ एक ही जगह पर सही फॉर्म में मिले, प्रॉपर रेसेस हों, प्रॉपर DPPs हों, प्रॉपर इलस्ट्रेशंस हों, नोट्स अच्छे हों, कंपैरिजन होता है। तब कुछ भी नहीं था बेटा, तब तो इंडिविजुअल ज़्यादातर 22 साल पहले, ठीक है ना, एक FIITJEE ही थी थोड़ा प्रॉपर कोचिंग के नाम पे, जिसका थोड़ा सा डंका चलता था। बाकी अदरवाइज़ तो इंडिविजुअली कोई मैथ्स पढ़ा रहा, कोई फिजिक्स पढ़ा रहा, इस टाइप से। तो तब जिसकी जो मर्ज़ी होती थी वो पढ़ा दिया करता था, जी ना। उस समय मैंने FIITJEE की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ वाला जो होता है वो ज्वाइन करा था, और बैंड बज जाती थी कि यार हमें जो पढ़ाया जा रहा है और पेपर में कुछ भी नज़र ही नहीं आता था, ठीक है ना। तो ये हालत थी। बट अब कम से कम वो चीज़ आपको मेरे नोट्स में फील नहीं होती होगी। एक एक चीज़ सिस्टमाइज, प्रॉपर, कौन सी चीज़ कब आनी है, कितना वेटेज होना चाहिए, सब चीज़ों का मैं आपको नॉलेज देते हुए चलता हूँ। तो व्हेन आई वाज स्टूडेंट मुझे लगता है यार हर किसी में तो CO2 बन रही है, ये CO2, ये CO2, ये CO2, ये CO2, ये CO2, बट इनमें से केवल कोई एक ही रिएक्शन होगी बेटा। ये 5 रिएक्शंस हैं। ऑब्वियसली दुनिया की हर रिएक्शन में
कुछ ना कुछ हीट का एक्सचेंज होगा, तो सब में कुछ ना कुछ एनर्जी का एक्सचेंज, हीट का एक्सचेंज हो रहा होगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो सबके लिए डिफाइंड है बेटा, है ना। पहली रिएक्शन का भी कुछ ना कुछ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहे हो तो कुछ बॉन्ड्स टूट रहे होंगे, स्टेबिलिटी चेंज हो रही होगी। तीसरे का भी कुछ डेल्टा एच आर होगा, चौथे का भी कुछ डेल्टा एच आर होगा, पाँचवें का भी कुछ डेल्टा एच आर होगा। तो सबसे पहले ये कन्फ्यूज़न जो मैं काफ़ी स्ट्रेस देके ऑफलाइन में भी स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो एक जनरल वर्ड है बेटा, जो दुनिया की हर रिएक्शन के लिए डिफाइंड है। बट अब उस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को आप डेल्टा एच एफ तभी बोलोगे जब आपकी ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही हो। तो सबसे पहले 1 मोल बनना चाहिए, 1 मोल तो सभी में बन रहा है, ठीक है ना, इसलिए वो तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी चीज़ साफ साफ लिखा हुआ है कि किससे बनना चाहिए, एलिमेंट्स से बनना चाहिए। तो अब इस बेसिस पर मैंने फर्स्ट को रिजेक्ट करा क्योंकि इसमें तो कंपाउंड से बन रहा है बेटा, सेकंड को रिजेक्ट करा क्योंकि कंपाउंड से बन रहा है CaCO3, और फिफ्थ को रिजेक्ट करा क्योंकि कंपाउंड से बन रहा है। तो ये 3 रिजेक्ट हो चुकी है, बच रही है केवल COD। अब COD में भी एलिमेंट्स तो बने, बट एलिमेंट्स भी कौन से वाले, उसका स्टैंडर्ड स्टेट या रेफरेंस स्टेट। और साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड स्टेट या रेफरेंस स्टेट का मतलब है या तो उसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म या मोस्ट अबेंडेंट फॉर्म। अब आप मुझे बताइए कार्बन का मोस्ट अबेंडेंट फॉर्म, है ना। वैसे शायद मैं लास्ट सेशन में भी बता चुका था कि ग्रेफाइट और डायमंड में हमेशा डायमंड जो है वो काइनेटिकली स्टेबल माना जाता है और ग्रेफाइट माना जाता है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, ठीक है। इस वजह से आपको किसी भी रिएक्शन में कहीं पर भी कार्बन की ज़रूरत पड़े तो अब हम लोग कार्बन को केवल सॉलिड लिखेंगे बेटा, बट वो सॉलिड का मतलब है अपने आप अंडरस्टूड रखना है कि वो ग्रेफाइट है, इसलिए इन सभी में से सही ऑप्शन है C, D नहीं। तो अब दुनिया के किसी भी कंपाउंड में फॉर्मेशन जिसका भी करवाना हो बेटा, आपको ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करवानी हो और उसमें अगर कार्बन आ रहा है तो आप लिखोगे तो C सॉलिड, बट ये आपको इंटरनली ध्यान रखना है, इसको भी मैं अभी नोट करा के लिखवा दूंगा कि वो कार्बन हमेशा ग्रेफाइट फॉर्म वाला होगा, क्योंकि ग्रेफाइट एक तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फॉर्म है और एज वेल एज इट इज़ मोस्ट एबेंडेंट फॉर्म इन द नेचर, ठीक है ना। और वैसे भी देखिए ना, दूसरे लॉजिक से बोलूँ थोड़ा समझाने के लिए, मैं ऑफलाइन में बच्चों को हंसाने के लिए बोलता भी हूँ कि आपको तो CO2 की ज़रूरत है ना, ठीक है, तो CO2 आप मेरे से ले जाओ। अननेसेसरली आपके घर में जो डायमंड पड़ा है उसे जला के CO2 क्यों बना रहे हो। आप CO2 ले जाओ मुझसे और डायमंड मुझे दे दो, मुझे तो थोड़ा, ठीक है ना, मुझे डायमंड की ज़रूरत है, आपको CO2 की ज़रूरत है। आप अपने घर के जितने डायमंड हों वो मुझे दे जाइए और CO2 मुझसे ले जाइए, आपका भी काम हो जाएगा बेटा, मेरा भी काम हो जाएगा, है ना। पैसा ही क्या बोलते हैं, जैसे जल ही जीवन है आजकल बोला जाता है, पैसा ही जीवन। तो डायमंड बेच के मैं थोड़ा पैसा कमा लूँगा, आपका तो कोई नुकसान हो नहीं रहा, आपको तो CO2 चाहिए थी। तो इसलिए इस एग्जांपल से तो कम से कम अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखना कि कार्बन को हमेशा जो भी कंपाउंड कार्बन का आएगा उसको हमेशा ग्रेफाइट फॉर्म में लेना है ना। अब अगर हम अगली डेफिनेशन जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन, छोटी छोटी डेफिनेशंस तो खूब सारी हैं बेटा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जिनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, वो फॉर्मेशन, कंबशन और बॉन्ड एनर्जी। और चौथे नंबर पे थोड़ा सा यूज़ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चंस आपके इन 3 के ऊपर रहेंगे, फॉर्मेशन, कंबशन, बॉन्ड एनर्जी। न्यूट्रलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट अलग है बेटा, उसको इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है, वो थोड़ा सा एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। हाँ, इम्पॉर्टेंट वो भी है क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो मैंने इतने सारे नाम लिखाए थे आपको, रेजोनेंस एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ट्रांजिशन, वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन, एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन, ठीक है, इन सब की, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन शायद मैं नाम लिखाना भूल गया था, इन सब की भी हमें छोटी छोटी ज़रूरत पड़ती रहेगी, बट इनके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली इन्हीं तीनों में शामिल होंगे, फॉर्मेशन, कंबशन और बॉन्ड एनर्जी के अंदर ही, ठीक है। तो अब बाकी सब रिएक्शंस का भी कुछ ना कुछ नाम ज़रूर होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ पहली रिएक्शन का नाम बताओ, तो अभी हम अगली डेफिनेशन कंबशन पे जाएंगे बेटा। ये कंबशन है, इट इज़ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4, जिसे आप डेल्टा HC से रिप्रेजेंट करोगे। दूसरी वाली का अगर मैं नाम पूछूं तो इट इज़ एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CaCO3, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आप CaCO3 को डिसोसिएट करवा रहे हो। केवल थर्ड वाली रिएक्शन के डेल्टा HR का नाम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 होगा, ठीक है, केवल थर्ड वाली का, इसीलिए उसी को हमने सही माना है। फोर्थ का भी एक नाम है बेटा, ठीक है ना, और फोर्थ का नाम क्या है, लगाइए थोड़ा सा दिमाग,
ठीक है ना, क्योंकि दिमाग तो आपको भी साथ ही साथ डेफिनेशन सुननी है बेटा, क्वेश्चंस में दिमाग लगाते चलना है, क्योंकि उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो मैं बता चुका हूँ कि अगर आप सही रिएक्शंस ले गए तो उसके बाद केवल हेस लॉ को लगा के तिकड़मबाजी बढ़ा के आपको करना है, ठीक है ना। तो फोर्थ वाली का क्या नाम समझ में आ रहा है? फॉर्मेशन तो हो नहीं सकता बेटा CO2 का, उसके अलावा दूसरा क्या मुझे इस रिएक्शन में नज़र आ रहा है? दूसरा मुझे नज़र आ रहा है कि कंबशन हो रहा है, डायमंड जल रहा है। कंबशन का मतलब ही बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी कोई सब्सटेंस जलेगा तो वो हमेशा अपना क्या बनाएगा? ऑक्साइड ही बनाएगा, मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम केवल हीट ऑफ कंबशन ऑफ सी सॉलिड होगा। सारी बात समझिए। अब लास्ट वाली का भी नाम दे सकते हो बेटा, ठीक है ना। लास्ट वाली का नाम हम लोग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ किसका बोल सकते हैं? Na2CO3, ठीक है ना, Na2CO3। बट ये नॉर्मल एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से अलग है, ठीक है। इस वजह से हम लोग इसे अभी छेड़ नहीं रहे, इसमें भी कुछ ना कुछ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस पहले इलस्ट्रेशन से, ये जेई का इलस्ट्रेशन था सिंपल सा, कि आजकल का जो पैटर्न जेई मेंस का चल रहा है बेटा, जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है काफ़ी, कि 4 रिएक्शन लिखी हुई हैं और उनमें से पहचानना है। एक क्वेश्चन में लगे हाथ और करवाऊँगा, फिर कुछ रिएक्शंस आपसे प्रैक्टिस कराऊँगा, अगेन सेम क्वेश्चन हुई है ना। बस इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली केवल आपने CO2 की बात करी थी, अब हम लोग बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डेल्टा HF। इनमें से कौन सी रिएक्शन, ये भी जेई का पुराना क्वेश्चन है ना, डेल्टा HF को रिप्रेजेंट कर रही है? पहला है हाफ H2 गैस, और मोर देन वन में भी करेक्ट है ना, प्लस हाफ Br2 गैस गिव्स HBr लिक्विड, है ना। चलो गैस ले लो, HBr वेपर फॉर्म में ही होता है। हाफ H2 गैस, है ना, हाफ H2 गैस प्लस हाफ I2 गैस गिव्स HI गैस। तीसरा मान लीजिए N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, ठीक है। चौथा है आपका हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस गिव्स HCl गैस। 4 रिएक्शंस आपके सामने लिखी हुई हैं, और इनमें से कौन सा डेल्टा HF है? दैट क्वेश्चन वाज आल्सो ऑफ जेई, ये भी पुराना जेई का क्वेश्चन है। रिएक्शंस हो सकता है आगे पीछे हो गई हैं बेटा, मैंने कोई दूसरी लिख दी हो, बस है ना, मुझे तो कॉन्सेप्ट बताना है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, ठीक है। सबसे पहले तो मोर देन वन है, जो मैंने आपसे बोला कि पहले वीडियो पॉज करके अपने सोच लिया करिए ना, और उसके बाद देखा करिए कि आपने आखिर कहाँ पे गड़बड़ करी थी, कहाँ गड़बड़ हुई है, क्योंकि उसी से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसका आंसर 1, 2 और 4 दिया होगा, ठीक है, और आपको लग रहा होगा कि आप सही हो, तो वो गलत हो जाएगा। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने 1, 2 और 4 आंसर दिया होगा गलत, है ना। 3 देखिए, अभी तक हमें क्या पता है बेटा, जब भी हम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कराते हैं, जैसे कभी भी हेबर प्रोसेस से अमोनिया के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी हो, तो आप सभी को पता है आप हमेशा कौन सी रिएक्शन लिखते हो? N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है ना। तो थर्ड वाली तो हो ही नहीं सकती है, सही क्यों नहीं हो सकती है? इसलिए मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोला कि 1, 2, 4 टिक करा होगा, ठीक है ना। जो आपको अब लग भी रहा होगा कि गलत, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि गलत है, जो आपको लग रहा होगा मनी मन कि सर आप ही की डेफिनेशन को तो फॉलो करा है, ठीक है, तो आपने मेरी डेफिनेशन को सही ढंग से फॉलो नहीं करा बेटा। करा होता तो फिर आप एक ही आंसर बताते। एक तो पहली चीज़, मैं हमेशा ऑफलाइन में भी कन्फ्यूज़न के लिए बच्चों को बोल देता हूँ कि मोर देन वन करेक्ट है, बट ध्यान देना, ठीक है ना, कि आजकल जेई की एक गंदी आदत और हो गई है, गंदी बोलें अच्छी बोलें, कि वो मोर देन वन करेक्ट लिख के दे देता है। 10 क्वेश्चन मान लीजिए दे दीजिए उसने मोर देन वन करेक्ट एक पेपर में, है ना। मान लो 9 क्वेश्चन ही दिए, 3 फिजिक्स में, 3 केमिस्ट्री में, 3 मैथ्स में, केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अब उन 9 क्वेश्चंस में से वो पर्पसली 2 क्वेश्चन ऐसे पटक देता है जिनका एक सिंगल करेक्ट आंसर ही हो, क्योंकि ऊपर एक बार हेडिंग लिख जाती है मोर देन वन
मे बी करेक्ट। फिर स्टूडेंट अपने कॉन्सेप्ट को भूल जाता है ना, उसे लगता है कि यार मोर देन वन करेक्ट लिखा है तो कुछ भी हो जाए इसके आंसर एक से तो ज़्यादा होंगे ही होंगे। वो अपने कॉन्सेप्ट को ही वहाँ पर भूल जाता है, एग्ज़ाम में प्रेशर में आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा कि मेजर आप कॉन्सेप्ट पे चलें, ये नहीं कि मोर देन वन लिखा हुआ है तो माँ कसम मुझे तो 2 से ज़्यादा आंसर, मिनिमम 2 आंसर तो टिक करने ही। मोर देन वन में भी आजकल वो कलाकारी करके सिंगल करेक्ट आंसर डाल देता है, और यहाँ पर केवल सिंगल करेक्ट आंसर 4 है। के लास्ट वाली रिएक्शन का जो डेल्टा HR होगा, ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ, शुरू में 2-3 बार तक लिखूँगा मैं, कि आपको पता रहे बेटा कि हम पढ़ तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही रहे हैं, बट उनमें से जो मेरी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगी उसको मैं नाम दे दूँगा फॉर्मेशन या कंबशन। आगे जैसे ये कंबशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है, होपफुली अभी आज की क्लास में हम कंबशन को भी 2 को तो आज ही डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब बाकी में क्या गड़बड़ हो रही है, थर्ड इसीलिए गलत हो रहा है बेटा क्योंकि आपने 2 मोल का फॉर्मेशन करवा दिया है, ठीक है ना। सबसे पहला चीज़, अब क्योंकि अगला क्वेश्चन में सीधे 8-10 कंपाउंड का हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखवाने की प्रैक्टिस करूंगा, तो अब सीधे सीधे सुन लीजिए बेटा, जिसको भी बनाने की बात बोली जाए उसे प्रोडक्ट साइड में डाल दो और कन्फर्मली उसका 1 ही मोल डालोगे। प्रोडक्ट साइड में अगर HF लिखा हुआ है, डेल्टा HF लिखा हुआ है, तो कभी भी कोफिशिएंट एक तो सिंगल सब्सटेंस होगा प्रोडक्ट साइड में, और दूसरा उसका कोफिशिएंट 1 से 1 ही होगा, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। 1 मोल को ही बनाओगे, सीधा सीधा कंफर्म रूल फिक्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप थर्ड रिएक्शन का अगर कोई आपसे डेल्टा HR पूछे ना, तो बता सकते हो आप उसे, हमारे कॉन्सेप्ट इतने साउंड होने चाहिए कि ये 2 टाइम्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 नहीं है, उसका डबल। मतलब अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 में आपसे, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन स्कूल लेवल एग्ज़ाम में तो आ ही जाते हैं कि इफ़ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज़ -X किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, देन एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, एक आंसर वो -X ही देता है, एक -X/2, एक -2X, एक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, तो सीधे सीधे -2X डबल हो जाएगा, क्योंकि ये बाकी तो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, ठीक है ना। क्या डेफिनेशन की एलिमेंट से ही बना रहे हो, बट 2 मोल बना रहे हो तो इसलिए डबल करोगे। अब फर्स्ट और सेकंड में क्या गड़बड़ हो रही है ना, फर्स्ट और सेकंड में ये गड़बड़ हो रही है बेटा कि आपने मेरी ये वाली बात नहीं मानी, स्टैंडर्ड स्टेट और रेफरेंस स्टेट। आप सभी को अब यहाँ पर है ना, ठीक है, बेसिक चीज़ें तो पता होना चाहिए। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको पता होगा कि हैलोजन फैमिली में केवल फर्स्ट 2 मेंबर फ्लोरीन और क्लोरीन ही गैस होते हैं। ब्रोमीन का फिजिकल फॉर्म होता है लिक्विड, और आयोडीन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, स्टैंडर्ड या रेफरेंस फॉर्म, मतलब जो नेचर में मोस्ट एबंडेंट हो बेटा, तो ब्रोमीन आपको नेचर में हमेशा लिक्विड फॉर्म में मिलता है और आयोडीन हमेशा आपको सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो इस वजह से फर्स्ट और सेकंड में गड़बड़ यही हो रही है। यहाँ पर आपने Br2 गैस डाल दी है, जबकि यहाँ पर आपने I2 गैस डाल दी है, तो इन दोनों की वजह से ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं हुआ है। हाँ, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ एनर्जी का एक्सचेंज हुआ होगा, इस वजह से इनको हम लोग डेल्टा HR तो ज़रूर बोलेंगे, ठीक है ना, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का एक्सचेंज हुआ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा 2 एग्जाम्पल से मैंने अपनी पूरी बातें जो यहाँ लिखी हैं वो पूरी तरह से आपके माइंड में सेट कर दी हैं, ठीक है। और अभी मैं प्रैक्टिस के लिए और कराऊँगा बेटा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि राइट रिएक्शन फॉर डेल्टा HF, ठीक है। किस किस की अलग अलग मैं कंपाउंड्स लिख दे रहा हूँ। CH4 गैस, ठीक है ना, CH3OH लिक्विड, ठीक है ना, NH4 NO3 सॉलिड, NH4 NO3 सॉलिड, ठीक है ना, B2O3 सॉलिड, ठीक है, Br2 गैस, ठीक है, यूरिया NH2 CO NH2 सॉलिड, ठीक है ना, KOH सॉलिड, ठीक है ना, डाई मिथाइल ईथर CH3S CH3 लिक्विड,
ठीक है। H2O लिक्विड, एग्रीड, ठीक है। CO गैस लाइक दिस, बोर्ड भर गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए 10 हो गए। तो आपसे बोला है बार बार ना कि मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बट आप पहले वीडियो पॉज करके अपना पहले अटेम्प्ट करेंगे, फिर मेरे सॉल्यूशन देखेंगे। अब मैंने इन्हें एकदम राइट हैंड कॉर्नर पर ही क्यों लिखा है, अगर आप मेरी बातें सही में सुन और समझ रहे हैं तो आपको तुरंत पता पड़ गया होगा कि क्यों लिखा है बेटा, है ना। तो एक तरह से देखिए मैंने 19 एग्जाम्पल्स आपको करा दिए एक छोटी सी डेफिनेशन पर। 5 रिएक्शंस यहाँ लिखी, उससे कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपके दूर नहीं हुए तो फिर मैंने 4 रिएक्शंस और लिख के और दूर करने की कोशिश करी। अब मैं एक साथ 10 रिएक्शंस और प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री मेरे हिसाब से तो इससे सिंपल टॉपिक मुझे कुछ नहीं लगता है। बट ये भी मैं बोलूँगा कि ऑफलाइन का एक्सपीरियंस मेरा बोलता है कि स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है रिएक्शंस लिखने में, सही फॉर्म को पहचानने में, ठीक है। तो अब इनको लिखना है तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए थी कि क्यों आखिर मैंने इन्हें राइट हैंड साइड में लिखा है। क्योंकि मैंने अभी बोल दिया बेटा, फॉर्मेशन अगर मैंने बोल दिया है तो आपको जो भी जिसका भी फॉर्मेशन लिखना है वो हमेशा प्रोडक्ट साइड में ही आएगा, ठीक है ना। इस वजह से मैंने एक्सट्रीम राइट में लिखा है कि बाद में मुझे कम से कम रब ना करना पड़े, ठीक है ना। तो ये सब जैसे ऑफलाइन में स्टूडेंट्स को मैं ये दोनों एग्जांपल्स बताने के बाद अगला एग्जांपल यही कराता हूँ, ठीक है। और जैसे ही वहाँ पर स्टूडेंट इन सबको लाइन से, ठीक है ना, लेफ़्ट हैंड कॉर्नर पे लिख देता है, मैं वहीं समझ जाता हूँ कि कुछ गड़बड़ चल रही है। यार इतना दिमाग तो आपको भी आपको ऐसा नहीं बेटा कि नोट्स कॉपी कर रहे हैं तो केवल नोट्स ही कॉपी करने के लिए आए हो, समझेंगे तो सर हम बाद में घर जाके, इतना तो समय ही नहीं है बेटा। पहला तो पूरा अटेंशन आपका क्लास में ही होना चाहिए कि हर एक चीज़ आपको क्लास में समझ में आए। फिर कुछ छूट जाता है तो घर जाके रिवीजन होना चाहिए। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई थी तो आपको सीधे सीधे ये प्रोडक्ट साइड में ही डालना था, ठीक है। इस वजह से मैंने एक्सट्रीम कॉर्नर पे लिख दिया था, क्यों 2 बार लिख के टाइम खोटी करें। और आप सब में देखते जाएं बेटा, पहले वाले में कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन को आप लिखोगे सी सॉलिड, अब मैंने बोल दिया है बट आपको ये भी बता दिया है कि ये सी सॉलिड कौन सा वाला सी सॉलिड है, ग्रेफाइट। अब बार बार नहीं बोलेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि बुक्स में आपको सी सॉलिड ही लिखा हुआ मिलेगा, बट तो अंडरस्टूड है कि वो ग्रेफाइट ही होगा, ठीक है। अब बैलेंसिंग उसके बाद करें बेटा, है ना, कोई चिंता नहीं, जल्दी हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। पहले भले हमें थोड़ा समय लगे बट सही सीख लें बेटा, है ना। स्टार्टिंग में लर्निंग में टाइम लगता है, कार भी आप, बाइक भी, इनफैक्ट साइकिल भी, जब आप 7th 8th में आने का साइकिल सीखते हो तो पहली बार तो आपको पकड़ने में भी, उसको है ना हैंडल बैलेंस करने में ही दिक्कत होने लग जाती। और एक बार आपने हफ्ता 10 दिन चला ली, उसके बाद तो आप है ना हाथ छोड़ के चलाना सीख जाते हो। पहली बार तो दोनों हाथ पकड़ के भी आपसे चलती नहीं है। तो सब चीज़ें लर्निंग से आएंगी आपकी, और शुरुआत में समय लगता है। तो ये है फर्स्ट की रिएक्शन। सेकेंड में देखें, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कार्बन के लिए सी सॉलिड, हाइड्रोजन के लिए H2 गैस, ऑक्सीजन के लिए O2 गैस, ठीक है। बैलेंसिंग अब करेंगे, कार्बन एक ही है तो एक ही रहने दो, 3 + 1 4 हाइड्रोजन तो 2 करो, ऑक्सीजन एक है तो ½ O2, NH4NO3 सॉलिड। पहले एलिमेंट्स देखो बेटा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का नेचर का फॉर्म N2 गैस, हाइड्रोजन का H2 गैस, ऑक्सीजन का O2 गैस। आप बैलेंसिंग करें, नाइट्रोजन के 2 ही एटम हैं, N2 2 एटम हो गए, हाइड्रोजन के 4 हैं तो 2H2 करेंगे, ऑक्सीजन के 3 हैं तो 3/2 O2, B2O3 सॉलिड, जिसमें बोरॉन है बेटा आपका और ऑक्सीजन है, ठीक है। बोरॉन B के फॉर्म में पाया जाता है, B2 है तो 2 हो गया, ठीक है ना, और ऑक्सीजन 3 है तो 3/2। Br2 गैस आई गया, देखिए ना, ये पर्पसली मैंने अभी डाला कि इसका भी कॉन्सेप्ट बता दूं, स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो जाता है, सर Br2 गैस कैसे बनाएंगे। भैया Br2 गैस बनानी है तो Br2 लिक्विड से बनाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा, एक ही रिएक्शन के, एक ही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के एक से ज़्यादा नाम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये रिएक्शन जैसे आपके सामने जो लिखी पड़ी है, इसके एक से ज़्यादा नाम भी हैं। एक नाम तो आपने अभी बोल ही दिया बेटा, है ना, इट इज़ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, Br2 गैस, ठीक है। या इसका दूसरा नाम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ Br2 लिक्विड,
इसमें वेपोराइजेशन भी तो हो रहा है बेटा। Br2 लिक्विड से आप Br2 किस में जा रहे हो, गैस में जा रहे हो, तो वेपोराइजेशन इज ऑल्सो देयर। तो ऐसा नहीं है कि एक रिएक्शन के लिए एक ही डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगी, इसका एक और नाम है बेटा, वो आगे बताऊंगा। तो एक ही रिएक्शन एक से ज़्यादा डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर सकती है। NH2CO NH2 सॉलिड, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी। तो N2 गैस, कार्बन है तो C सॉलिड, O2 गैस, और थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा बस उतना कोऑपरेट करना, H2 गैस। नाइट्रोजन के 2 एटम है तो ठीक है, कार्बन का 1 है वो भी ठीक है, ऑक्सीजन का 1 है तो हाफ करोगे, हाइड्रोजन के 4 हैं तो 2 करोगे। KOH सॉलिड, पोटेशियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो K सॉलिड, हाफ O2 गैस, हाफ H2 गैस, ठीक है। CH3S लिक्विड, कार्बन है, C सॉलिड, ठीक है ना। सल्फर है, S सॉलिड, हाइड्रोजन है, H2 गैस। अब हो सकता है कन्फ्यूज़न आया हो माइंड में, कार्बन 2 हैं तो 2C सॉलिड, हाइड्रोजन 6 हैं 3H2, सल्फर 1 ही है। क्या कन्फ्यूज़न आया है कि सर सल्फर तो एसिड फॉर्म में होता है, हो सकता आया हो बेटा आप में से किसी को, ठीक। और मैंने बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस दिया है कि फिज़िकली भले हम दूर हों बट मेंटली मैं आपके डाउट को वहीं समझ लूँगा। तो बी केयरफुल, सल्फ़र और किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, डू नॉट यूज़ S8 एंड P4 बाय, है ना। ये दोनों सॉलिड फॉर्म में बेटा। फॉर सॉलिड पर मोल का मतलब होता है पर मोल ऑफ एटम। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि सॉलिड के लिए पर मोल का मतलब होता है पर मोल ऑफ एटम, 1 मोल एटम, ठीक है ना। वो तो 1 मोल किसका हो गया, अगर आप एसिड ले रहे हो तो वो तो 1 मोल मॉलिक्यूल का हो गया, हमें 1 मोल एटम का लेना था, है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी स्ट्रेसफुली, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला अगर बात करें बेटा H2O लिक्विड, तो सिंपल ही है, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इज H2O लिक्विड, ठीक है। और CO गैस मतलब C सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए तो अब ये हो गया हमारा। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है ना, आपको पता ही है मैं आपको नोट खूब अच्छे बनाता हूँ और साथ साथ बीच बीच में कुछ नोट भी देता हूँ। तो पहला नोट तो ये है। अब दूसरे नोट की बात करें बेटा, है ना। दूसरा नोट है बाय IUPAC कन्वेंशन, बाय IUPAC कन्वेंशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ substance, by IUPAC convention, heat of formation of substance in standard oblique reference state is 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ना। जो भी आप एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड या रेफरेंस फॉर्म में बेटा, तो IUPAC ने, ठीक है, उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 माना है, क्योंकि उन्हें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं बेटा, वो तो ऑलरेडी नेचर में कार्बन ग्रेफाइट में बना हुआ है, हाइड्रोजन नेचर में आपको मिल ही रहा किस फॉर्म में, H2 गैस के फॉर्म में, ठीक है ना। तो अब इस बेसिस पे जैसे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूँ कि इनमें से आजकल जो इंटीजर टाइप का पैटर्न चल रहा है बेटा, है ना, मैं कुछ खूब सारे कंपाउंड लिख दे रहा हूँ, O2 गैस, H2 गैस, O3 गैस, I2 गैस, ठीक है, Br2 गैस, N2 गैस, C डायमंड, C ग्रेफाइट, फॉस्फोरस, वाइट पी रेड, सल्फर, रोम्बिक, सल्फर, मोनोक्लिनिक, H2O लिक्विड, ठीक है।
और SN टीन के भी खूब सारे एलोट्रॉप होते हैं बेटा वाइट। मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4 14, आपके सामने 14 मैंने कंपाउंड लिख दिए हैं, 15 कर देते हैं चलो Na सॉलिड, मतलब 14 सब्सटेंसेस लिखे हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इनमें से किस किस का, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, इनमें से किस किस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। तो ये भी एक ट्रेंड है बेटा कि इंटीजर क्वेश्चन किसी के ऊपर भी बना सकता है, ठीक है ना। तो अब वापस आपको तो वीडियो पॉज करना है और उसके बाद आपने कर लिया है तो अब मेरा सॉल्यूशन समझिए, हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ भी हो। O2 गैस, मैं 0 वालों को अंडरलाइन कर रहा हूँ वैसे ना, इसका 0 कन्फर्म, क्योंकि नेचर में इसी फॉर्म में मिलेगा। H2 गैस, इसका भी 0, जिनका नॉन ज़ीरो बेटा उनको सर्कल बना दे दो। O3 गैस का नॉन ज़ीरो, क्योंकि आपको ओजोन को ऑक्सीजन के ओजोनोलिसिस से बनाना पड़ेगा, तो ओजोन हमें नेचर में नहीं मिलती बेटा, ठीक है। I2 गैस, इसका भी नॉन ज़ीरो, वाई, क्योंकि आयोडीन आपको नेचर में आप उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, I2 सॉलिड। Br2 गैस, इसका भी नॉन ज़ीरो, क्योंकि ये आपको नेचर में Br2 लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा। N2 गैस, इसका पक्का ज़ीरो, इसका पक्का ज़ीरो, ठीक है। अब डायमंड और ग्रेफाइट में अभी मैंने बोल दिया किसका ज़ीरो लोगे बेटा, सॉरी गलत हो गया है ना, किसका ज़ीरो लोगे आप अपना, ग्रेफाइट का। तो डायमंड का नॉन ज़ीरो, ग्रेफाइट का ज़ीरो, ठीक है। P4 वाइट और P फॉस्फोरस वाइट और फॉस्फोरस रेड, तो खुद ही बताइए बेटा, रेड फॉस्फोरस हो, ब्लैक फॉस्फोरस हो, ये सब किससे बनाए जाते हैं, बनाए वाइट से जाते हैं बेटा। जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे या पढ़ लिया आपने, ठीक है ना, तो इसका मतलब फॉस्फोरस का मोस्ट स्टेबल फॉर्म या रेफरेंस फॉर्म वाइट है, ठीक है। तो P वाइट का तो ज़ीरो, बट P रेड का नॉन ज़ीरो। Na सॉलिड ज़ीरो, यहाँ पर अगर मैं Na गैस लिख देता तो नॉन ज़ीरो हो जाता। सल्फ़र का कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है बेटा, रोम्बिक की मोनोक्लिनिक, है ना। तो ये सब मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में बता रहा हूँ इसलिए, क्योंकि मेन आपके कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन से क्लियर होंगे, और अगली चीज़ में सीधे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आ रहा हूँ, ठीक है। सल्फ़र में हमें पता ही है बेटा, सल्फ़र का कौन सा फॉर्म नेचर में अबेंडेंट है, रोम्बिक फॉर्म, क्योंकि बाकी सब तो उससे बनाए जाते हैं। तो रोम्बिक का ज़ीरो, मोनोक्लिनिक का नॉन ज़ीरो, ठीक है ना। H2O लिक्विड का, इसका तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता बेटा, है ना, ये तो कंपाउंड है ना। इनफैक्ट आप O3 को भी कंपाउंड रीज़न बोल सकते हो। उन्होंने एलिमेंट्स का बोला है बेटा, है ना, एलिमेंट्स जो अपने प्योर रेफरेंस या स्टैंडर्ड स्टेट में हो, IUPAC ने उनको ज़ीरो बोला है, कंपाउंड को नहीं। और SN वाइट, इसका फिर से ज़ीरो, ठीक है। तो अपने आप में ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। आपको भी लग ही गया होगा कि इंटीजर टाइप में हमसे दे दे तो 1 2 3 4, ऊपर 3 फिर 2 फिर 2, आउट ऑफ 15 आपके 7 हट गए, मतलब इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आ रहा है। तो इनमें से 8 सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जिनका हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है 0। और तीसरा और लास्ट नोट बेटा कि हमसे चैप्टर ख़त्म होने के बाद काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाएंगे, इनमें से किस रिएक्शन का डेल्टा HF, मतलब इनमें से कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कौन सी एक्सोथर्मिक है, मतलब साइन को प्रेडिक्ट करना बेटा। इस चैप्टर के बाद आप पूरी तरह से फेमिलियर हो जाएंगे, ठीक है ना, हर तरह की रिएक्शन का साइन प्रेडिक्ट करना। और उनमें से 2-4% कन्फ्यूज़न रहेगा बेटा, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बट नॉर्मली मैं 90 to 95% आपको इतना कैपेबल कर दूंगा कि आप रिएक्शन देख के उसका साइन प्रेडिक्ट कर सकें, प्रोवाइडेड आप एक एक चीज़ को ढंग से सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, समझ रहे हैं। तो तीसरा बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF जो है कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। फॉर स्टेबल कंपाउंड्स, अगर स्टेबल कंपाउंड है, फॉर स्टेबल कंपाउंड, अगर जो कंपाउंड बना रहे हो बेटा वो स्टेबल है ना, लाइक जैसे 1-2 एग्जांपल बताऊंगा ना, NH3 है, SO2 है, CO2 है, इस तरह के, इनके लिए रिएक्शन होती है किस नेचर की, एक्सोथर्मिक, मतलब इनका डेल्टा HF होता है नेगेटिव। बट अगर अनस्टेबल कंपाउंड बन रहे हों बेटा, फॉर अनस्टेबल कंपाउंड लाइक एल्कीन, एल्काइन, इस तरह के नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स NO, N2O एट्सेट्रा, तो
तो ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि अब जब आप क्वेश्चंस करें तो थोड़ा सा आपके माइंड में चलता रहे, और उससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इन सब के लिए ये चीज़ होती है किस नेचर की, एंडोथर्मिक। ठीक, इन सब के लिए ये नॉर्मली एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सीधे बात करें क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा एच एफ। और एप्लीकेशन का मतलब ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा एच एफ। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन चालू होते हैं और बड़े इजी वे में समझाऊंगा बेटा, जो मैं लास्ट सेशन में आपको समझा भी चुका हूँ बेटा। ठीक है ना, इसकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन केवल एक ही है, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एच आर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एनी कोई भी रिएक्शन हो बेटा, स्टूडेंट को यहीं से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होना चालू होता है। दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो, डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एच आर एनी यूजिंग डेल्टा एच एफ। तो सबसे पहले अब हम तो केवल देखिए खड़े होके है ना बोल सकते हैं बेटा, ऑफलाइन वालों को भी मैं बोलता हूँ, आपको भी मैं बोल ही सकता हूँ, उसके बाद फॉलो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस टॉपिक का मतलब है कि आपको दुनिया की किसी भी रिएक्शन का अगर डेल्टा एच आर निकालना है, ठीक है, ठीक है, आप निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड उस रिएक्शन में आने वाले सभी सब्सटेंसेस का आपको क्या पता हो, डेल्टा एच एफ। तो इसका यूज़ ये बेटा, उस रिएक्शन में फॉर्मेशन हो रहा है कि कंबशन हो रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है कि हाइड्रोजनेशन हो रहा है, ठीक है, कि आइसोमराइजेशन हो रहा है कि फलाना हो रहा है कि ढिमका हो रहा है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमने तो एनी रिएक्शन लिख ली बेटा। अब एनी का मतलब, ठीक है ना, भले आप बोलो तो मैं लिख भी दूँ, एनी का मतलब क्या है, हो सकता है उस रिएक्शन में फॉर्मेशन हो रहा हो सकता हो उस रिएक्शन में कंबशन हो सकता हो उस रिएक्शन में हाइड्रोजनेशन हो रहा हो सकता है उस रिएक्शन में आइसोमराइजेशन हो रहा हो। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो दो चार नाम लिख के दे रहा हूँ, मुझे बस इससे लेना देना है बेटा कि मुझे जिस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, उसमें आने वाले सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता हो। मुझे लेना देना केवल इससे कि उसमें आने वाले सभी सब्सटेंसेस का मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता हो। ठीक है, रिएक्शन में क्या हो रहा है, वो फॉर्मेशन हो रहा है कि कंबशन हो रहा है कि हाइड्रोजनेशन, क्योंकि स्टूडेंट आखिरी तक इसी में कंफ्यूज होता है कि सर इसमें तो कंबशन हो रहा है और आप फार्मूला लगा रहे हो फॉर्मेशन वाला, है ना, सर इसमें तो फॉर्मेशन हो रहा है आप फार्मूला लगा रहे हो जो अगली टर्म आएगी कंबशन वाला। तो मैं बार बार इसी चीज़ को आपके माइंड में नोट करने के लिए बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है, कि रिएक्शन में क्या हो रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे केवल इससे लेना देना है कि रिएक्शन में आने वाले सभी सब्सटेंसेस का मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन पता हो, है ना। ज़्यादा आपको सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में क्लियर होगा। सीधे मेरा क्वेश्चन है, इफ़ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना। अब मैं शब्दों में लिखूंगा तो अननेसेसरली क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। इफ़ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, है ना, CH4 गैस, C2H4 गैस and C3H8 gas and C3H8 gas are X, Y, Z। अब बस न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेटा है ना, अभी मुझे वैल्यूज याद नहीं है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा तो इन्हीं की आपको वैल्यू गिवन होगी, आर X, Y, Z रेस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट डेल्टा एच आर ऑफ CH4 गैस प्लस C2H4 गैस गिव्स C3H8 गैस। ठीक है, अब आप देख लीजिए बेटा कि आपको इस रिएक्शन का निकालना है, ठीक है, इस रिएक्शन का आपको डेल्टा एच आर निकालना है, और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है वो मुझे ही नहीं पता है, ठीक है ना।
हम बोल ज़रूर सकते हैं बेटा कि 2 हाइड्रोकार्बन कंबाइन करके एक तीसरा नया हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं, बट एज सच ये एक वेल नोन रिएक्शन नहीं है जिसका मुझे नाम पता हो, ठीक है। तो इसी वजह से मैं वापस अपने वाले पॉइंट पर आ रहा हूँ कि रिएक्शन में क्या हो रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस इससे लेना देना है कि रिएक्शन में कौन कौन से सब्सटेंस आ रहे हैं, CH4, C2H4, C3H8 तीन आ रहे हैं। क्या मुझे तीनों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है? बिल्कुल गिवन है बेटा। अभी अननोन क्वेश्चन है क्योंकि थर्मो केमिस्ट्री में लगभग 15 से 20% क्वेश्चन आपको अननोन X1, X2, X3, XYZ में भी मिलेंगे, क्योंकि वो आपका ये नॉलेज भी चेक करना चाहता है कि आप इसमें साउंड हो कि नहीं हो, ठीक है ना। तो दोनों तरह के क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। 75 to 80% अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे तो लगभग 20 to 25 थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे, उनमें साइन का पूछना, ठीक है ना, डेफिनेशंस का पूछ लेना, इस टाइप से। तो अब इसको अगर मैं करूँ, देखिए 2 तरीके हैं बेटा। पहले मैं बुक्स वाली अप्रोच बता दूँ, दोनों तरीके बता दे रहा हूँ, 2 मेथड, और उसके बाद तीसरी मेथड तो हम लोग सीधे फार्मूला ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो पहली मेथड है बुक्स वाली कि उन्होंने C सॉलिड प्लस 2H2 गैस गिव्स CH4 गैस। बुक की अप्रोच है बेटा कि जो रिएक्शन गिवन है, जो बोला गया है, ठीक ना, फॉर्मेशन ऑफ CH4 बोला गया है, तो बुक्स वाले, क्योंकि उन्हें तो बुक की लेंथ भी मोटी करनी है बेटा, ठीक है ना, और वो खुद भी बेटा देखो बुक्स लिखने वाले, डोंट टेक इट अदरवाइज, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट बुक्स लिखने वाले जो थ्योरेटिकल सब पूरा विद सॉल्यूशन बुक्स लिखते हैं, नॉर्मली वो मतलब ठीक है बस क्वेश्चन के आंसर उनके पास होते हैं, वो छाप देते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये एक नॉर्मल टेक्निक होती है उनकी। तो C सॉलिड प्लस 2H2 गैस गिव्स CH4 गैस, ये क्या हो गया, दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, CH4। तो हम बोलेंगे इसका डेल्टा HF कितना है, X। इसको इन्होंने इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है। फिर C2H4 गैस के लिए क्या होगा, 2C सॉलिड प्लस 2H2 गैस गिव्स C2H4 गैस। अब इसका बोलें तो इसका डेल्टा HF हो गया कितना, बाय ये हो गया 2 आपका, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं C3H8 पे आऊँ तो 3C सॉलिड प्लस 4H2 गैस गिव्स C3H8 गैस, ठीक। इसका डेल्टा HF हो गया कितना, Z। अब आप डेल्टा HF लिखो, सिंपली डेल्टा H लिखो, सब आपके ऊपर है बेटा, ठीक है, सब आपके ऊपर। अब उन्होंने ये 3 रिएक्शन लिखी हैं और मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, और इसलिए एक क्वेश्चन में और करा रहा हूँ रिएक्शंस लिख के पूरा, कि ये गिवन रिएक्शंस है बेटा, है ना, ये गिवन रिएक्शंस हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बेटा, वो डेफिनेशंस में कंफर्टेबल हो जाएं, रिएक्शंस को लिखें। हाँ, थोड़ा सा तो दिमाग अब आखिरी में लगाना पड़ेगा कि इस रिएक्शन से ये रिएक्शन कैसे लाओगे। तो केवल इतना देखना रहता है बेटा कि C3H8 चाहिए, इसे मैं इक्वेशन 4 मान ले रहा हूँ बेटा, है ना, वो गिवन है और ये रिक्वायर्ड है। बस इतना है कि गिवन वाली लिखी हुई नहीं थी, उन्हें खुद आपको लिखना पड़ा, ये रिक्वायर्ड है। तो आप रिक्वायर्ड को देखो, C3H8 किस तरफ चाहिए, प्रोडक्ट साइड में, और कोफिशिएंट कितना है उसका 1, ठीक है ना। CH4 और C2H4 ये चाहिए रिएक्टेंट साइड में, और कोफिशिएंट कितना है उसका, उन दोनों का भी 1 1 ही है, यस और नो। मतलब CH4 और C2H4 को मुझे रिएक्टेंट साइड में लाना है, C3H8 को मुझे प्रोडक्ट साइड में लाना है, ठीक है, और कोफिशिएंट 1 1 ही रखना है। तो दिस कैन बी अचीव्ड, मतलब आई कैन से कि इक्वेशन 4 जो मुझे मिल सकती है, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेशन 3 और माइनस ऑफ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 में से अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर दूं, मैंने लास्ट सेशन में ही आपको बोला था बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, गड़बड़ करता है। तो मैंने लास्ट सेशन में ही आपसे बोला था, क्या बोला था, कि ये ऑर्डिनरी एल्जेब्रिक इक्वेशन है, जिनको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो सीधे सीधे 3 को तो सेम रहने दो, माइनस करने का मतलब क्या बेटा,
ये माइनस माइनस सब जगह माइनस हो गया। इसके बाद आप ऐड कर दो। अब देखो जैसे आप ऐड करोगे ये C सॉलिड, ये 2C सॉलिड, माइनस का 3C सॉलिड हुआ, ये सब कैंसर, ठीक है। ये 2H2 2H2 4H2 माइनस का, नीचे प्लस का, ये भी कैंसिल। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कितना बचा आपका 0, ठीक है ना। एक बार मैं लिख ही दे रहा हूँ आपके लिए। तो 0 इक्वल्स टू C3H8 गैस माइनस CH4 गैस, है ना। ये भी माइनस हो गया बेटा, ये माइनस, ये भी माइनस, और माइनस C2H4 गैस, ठीक है। बट मैथमेटिक्स होता तो मैं इसे इस फॉर्म में छोड़ भी देता बेटा। बट सिंस हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन कभी भी माइनस फॉर्म में नहीं लिखी जाती। मतलब आप इन दोनों को उठा के यहाँ ले आओगे, CH4 गैस प्लस C2H4 गैस गिव्स C3H8 गैस, ये हो गया आपका। और इस वजह से नेट जो इस रिएक्शन का डेल्टा HR, बी केयरफुल, फिर से एक एक चीज़ को समझना है। बाकी के लिए तो मैं डेल्टा HF लिख रहा था, अब मैंने वापस डेल्टा HR बोल दिया है। और डेल्टा HR किसके बराबर हो गया, Z माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। वो हो गया Z माइनस एक्स प्लस वाई। ये बुक्स की अप्रोच है बेटा कि अननेसेसरली क्वेश्चन लेंदी करके उन्हें प्रेजेंट करना होता है, डराना होता है, ठीक है। पहली चीज़ हो सकता है आपको इससे दूर हो जाए। अब दूसरी अप्रोच मेरी सुनो, ये वो अप्रोच है बेटा जिससे सबका सही हो जाए। दूसरी अप्रोच ये थोड़ा सा मैंने आपसे बोला था कि केवल रिक्वायर्ड रिएक्शन के फ्लो चार्ट से चलो। तो CH4 गैस प्लस C2H4 गैस गिव्स C3H8 गैस। अब इन तीन रिएक्शंस को, हालांकि मैं सेकेंड अप्रोच को भी बता रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। मैं सेकेंड अप्रोच इसी का शॉर्ट वर्जन बता रहा हूँ, क्या कि C सॉलिड यहीं फ्लो चार्ट बना लो, C सॉलिड प्लस 2H2 गैस, जो ऊपर आपने इतनी 1 2 3 4 5 6 6 लाइनों में करा, उसको अपन 2 लाइनों में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। C सॉलिड प्लस 2H2 गैस ने मिलकर CH4 गैस बनाया, इसका डेल्टा H है कितना बेटा X। 2C सॉलिड प्लस 2H2 गैस, इन्होंने मिलके C2H4 बनाया, इसका डेल्टा H कितना है Y। अब अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूँ, ठीक है, और मिला दूँ तो ये बन जाएगा। इन दोनों को मैंने एक साथ ले लिया तो C सॉलिड और 2C सॉलिड कितना हो गया 3C सॉलिड, 2H2 और 2H2 हो गया 4H2, ये बन गया। इसका डेल्टा H कितना हो गया बेटा Y, ठीक है। और निकालना है आपको इसका डेल्टा H। तो अब मैंने क्या बोला था बेटा, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और ये है आपका फाइनल पॉइंट, ठीक है। एक बार आप ऊपर वाले पाथ 1 से गए हो, सही है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ गए। एक बार गए हो आप किससे, ये वाला दूसरा पाथ 2 से, ठीक है। एंथैल्पी तो एक स्टेट फंक्शन है बेटा, इसे पाथ से कोई लेना देना है ही नहीं। चाहे मैं ऐसे जाऊँ चाहे ऐसे जाऊँ, दोनों तरफ से डेल्टा H बराबर होना चाहिए। तो पहले इस वाले पाथ का डेल्टा H कितना होगा X प्लस Y, एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, ये भी ध्यान रखना इसलिए ऐड कर रहा हूँ, प्लस डेल्टा H, ये और ये, इट शुड बी इक्वल्स टू कितना, सॉरी मैंने इसको Y लिख दिया इट इज़ Z, तो ये भी आपका Z। आप देख लीजिए क्या सेम फार्मूला आ रहा है, डेल्टा H इक्वल्स टू Z माइनस एक्स प्लस वाई, हो गया सेम फार्मूला, ठीक है ना। तो ये रिलेटिवली मैं बुक्स वाली अप्रोच से तो ज़्यादा अच्छी मानूंगा, बट मैं इसे भी उतना अच्छा नहीं मानूंगा, है ना। ये उनके लिए बेटा कि जिनको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो, और मैं इतना एडवाइस ज़रूर दूंगा कि कम से कम 8-10 सवाल फ्लो चार्ट मेथड से, है ना। इसे हम नॉर्मल मेथड बोल सकते हैं बेटा, इसे हम नॉर्मल मेथड बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं हमारी फ्लो चार्ट मेथड। अब तीसरी और इम्पोर्टेंट फार्मूला मेथड, कि हमें इतना टाइम भी मैस नहीं करना है भैया, क्योंकि आपसे मैं अभी बोल ही चुका हूँ कि ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन फॉर्मेशन, कंबशन और बॉन्ड एनर्जी के ऊपर आएंगे। तो इनके लिए डायरेक्ट फार्मूला है बेटा, डायरेक्ट फार्मूला, है ना, जो आपको यहाँ से दिख भी रहा है बेटा,
जो आपको दिख भी रहा है इन डेरिवेशन से दोनों जगह से। Z मतलब क्या है बेटा, प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन। X और Y क्या है, रिएक्टेंट्स का हीट ऑफ फॉर्मेशन। सर क्या होता अगर कोफिशिएंट्स अलग अलग होते, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको पता है बेटा कितने मोल के लिए, 1 मोल। अगर कोफिशिएंट्स अलग अलग होते तो फिर आप उनको उनके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब सीधे सीधे बेटा हमारा, ठीक ना, फॉर्मूला जो बनेगा वो है डेल्टा एच आर इज समेशन ऑफ न्यू आई इंटू डेल्टा एच एफ आई ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ न्यू आई इंटू डेल्टा एच एफ आई ऑफ रिएक्टेंट्स। मैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसी को मानूंगा बेटा, है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसी को मानूंगा क्योंकि इसमें आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं बेटा, है ना। आपको इसमें केवल एक रिएक्शन लिखनी है, वो है रिक्वायर्ड, और उसमें भी चीज़ें सुन लीजिए बेटा। अगर रिक्वायर्ड रिएक्शन वेल नोन नहीं है, जैसे ये उतनी वेल नोन रिएक्शन नहीं है, तो फिर क्वेश्चन में लिख के ही देगा खुद ही। वेल नोन होगी तो हो सकता है पूछ लेगा, जैसे, है ना, मान लीजिए, है ना, उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट सेशन में। बट अभी मैं चाह रहा हूँ कि एक आज की क्लास का बेस बन जाए। हम उसी टेक्निक को फॉलो करेंगे बेटा कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, अब इसके ऊपर हम लोग 3-4 और अच्छे क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ताकि हमें चीज़ों को डाइजेस्ट करने में आज का सेशन हमें पहले डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि टाइम मुझे केवल फॉर्मेशन, कंबशन और बॉन्ड एनर्जी में लगेगा, बाकी सब तो छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। तो उनमें केवल आपको ये जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है बेटा, इसमें इस फॉर्मूले को उठा के लगा दो सीधे। मैं इस रिक्वायर्ड रिएक्शन के ऊपर ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ। स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 1 ही है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं बेटा। और उसका हो गया हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना, Z, माइनस आ जाए स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CH4 1 है, उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन X, और C2H4 का भी कोएफिशिएंट 1 है, उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन Y। अब ठीक है ना, डिसीजन आपका है बेटा कि वेदर यू वांट टू गो विथ फर्स्ट मेथड, वेदर यू वांट टू गो विथ सेकंड मेथड, वेदर यू वांट टू गो विथ थर्ड मेथड। और चौथा ऑप्शन भी बेटा कि गाय हमारी माता और हमको कुछ नहीं आता है। आपने जो 1 घंटे तक हिरवानी सर इतना भाषण दिया, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं लगा, तेरा तुझको अर्पण, है ना, इस कान से सुना मैंने, इस कान से निकाल दिया। तो ये भी है एक चौथा ऑप्शन कि हम कुछ करके ही ना आए, पेपर में छोड़ दें क्वेश्चन को कि मुझे तो आता ही नहीं, मुझे सिखाया ही नहीं गया। दैट इज़ द फोर्थ ऑप्शन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग अब क्वेश्चंस को थर्ड मेथड से करेंगे। भले मैं 1-2 क्वेश्चन और फ्लो चार्ट से आपको समझा दूंगा, बट ये फॉर्मूला और ये दुनिया की किसी भी रिएक्शन के ऊपर लग सकता है। दिस फार्मूला कैन बी अप्लाइड टू एनी रिएक्शन, भले ही उसमें, एक लास्ट चीज़ 1 मिनट की और बता दूं, भले ही उसमें फॉर्मेशन ही क्यों ना हो रहा हो। लाइक आप किसी रिएक्शन के ऊपर इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। फर्स्ट वाली जो आपके सामने लिखी हुई है ना बेटा, इसके ऊपर इस फॉर्मूले को लगाओ, डेल्टा एच आर इक्वल्स टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 का हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना, X, माइनस आ जाओ रिएक्टेंट साइड में। रिएक्टेंट साइड में पहला है C सॉलिड। आपको अभी मैंने बोल दिया C सॉलिड का मतलब हमेशा C ग्रेफाइट है, एंड बाय IUPAC कन्वेंशन ग्रेफाइट का हीट ऑफ फॉर्मेशन IUPAC ने 0 माना है। दूसरा है बेटा 2 × H2, और H2 का भी गैस फॉर्म में है, तो उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 0। तो आप देख लीजिए डेल्टा एच आर किसके बराबर हुआ, X के बराबर ही तो हुआ। सेकंड के ऊपर लगा के देख लो बेटा, थर्ड के ऊपर लगा के देख लो, क्योंकि बस मेजर में आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कन्फ्यूज़न क्या होता है स्टूडेंट का कि सर इस रिएक्शन में तो फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा और आप फार्मूला फॉर्मेशन वाला लगा रहे हो। तो मैं बार बार शायद कम 3-4 बार बोल चुका हूँ और एक आखिरी बार फिर से बोलूँगा, रिएक्शन में कुछ भी हो रहा हो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है बेटा, है ना। बस मुझे इससे लेना देना है कि रिएक्शन में आने वाले सभी रिएक्टेंट, जैसे इसमें मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि मुझे आने वाले सभी का पता था। जिनका नहीं गिवन होगा, अब अपने आप समझ लो बेटा, अगर क्वेश्चन में जिनका नहीं गिवन है, ठीक है, और उसकी आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो ऑटोमेटिकली इम्प्लीकेशन यही है कि उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन पक्का 0 ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जो आपका ऊपर वाली तीनों रिएक्शन के ऊपर आप लगा के जस्टिफाई कर सकते हो।
फर्स्ट के ऊपर तो मैंने लगा के जस्टिफाई कर दिया, सेकंड के ऊपर भी, थर्ड के ऊपर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा, हमने बोला था कंबशन भी हम आज ही चालू करेंगे, बट हम छोटे छोटे से सेशन लेते हैं कि पहले चीज़ें ढंग से समझ में आ जाए, इन चीज़ों का मीनिंग समझ में आ जाए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट मैं आपको आज के सेशन का एक एक चीज़ ढंग से समझाने में सक्षम हो पाया हूँ, एक एक चीज़ आपके माइंड में गई होंगी, क्लियर हुई होंगी। जो भी आपके मिसकॉन्सेप्ट अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड, वो धीरे धीरे करके 2 सेशन में ही काफ़ी हद तक दूर हो चुके होंगे। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।